5 राज्यों के आज नतीजे आ गए हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की इतनी बड़ी बढ़त है, इतनी शानदार जीत है। ममता बनर्जी का दुर्ग आखिरकार वो ढह गया है। असम की बात करें तो हेमंत बिस्वा शर्मा के चेहरे पर वहां के मतदाताओं ने जबरदस्त उत्साह दिखाया और 100 की लीड ये बताती है कि कांग्रेस पार्टी इस कंपटीशन में शुरुआत से कहीं पर भी नहीं टिक रही थी। बात केरल की और तमिलनाडु की करें तो केरल में तो सभी ये कह रहे थे कि इस बार बदलाव होगा, लेकिन तमिलनाडु में टीवी की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, इसे बहुत कम लोग भाप पाए थे। राघवन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उन्होंने जरूर ये कहा था कि जब ग्राउंड पर वो घूम रहे थे, लोगों से मंत्रणा कर रहे थे, तब कुछ फ्रेगमेंट्स कांग्रेस पार्टी का और बीजेपी का कुछ फ्रेगमेंट, वो ये समझ गया था कि विजय एक सुपरस्टार बनने जा रहे हैं पॉलिटिक्स के भी, लेकिन ऐसे सुपरस्टार बनेंगे ये देखिए, ये तो हिस्ट्री है। ये कभी भी ऐसा, जब एमजीआर भी चीफ मिनिस्टर बने थे तब भी वो कांग्रेस के साथ एक अलायंस में थे। ये पहली बार एक ऐसे फिल्म स्टार जिन्होंने अकेले अपने बूते पर चुनाव लड़ा और सरकार बनाने के बहुत करीब जा रहे हैं, तो ये एक फिनोमिना था जिसको बहुत ज़्यादा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ इसलिए लिया गया क्योंकि अर्थमेटिक जो है तमिलनाडु की वो उस बात को सपोर्ट नहीं कर रही थी, इसीलिए एक कंजर्वेटिव अप्रोच जो रखा गया था। लेकिन जब लोगों से हमने बात की, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं मीनाक्षी, जब मैं टी नगर में था, वो डीएमके का कह सकते हैं बैस्टियन है पूरा चेन्नई, और वहाँ पर डीएमके के पोल एजेंट ने मुझे कहा, उसका बड़ा भाई जो था वो उस इलाके का सचिव था डीएमके का, उसने ये कहा कि पहली बार हमारा पूरा परिवार डीएमके को वोट करता है, लेकिन मेरी पत्नी ने इस बार पहली बार मेरी बेटी की कसम मुझे खिलाई और कहा कि एक वोट इस बार टीवी के को कर लेना। तो आप उससे मैंने ये अंदाजा लगाया कि इस बार टीवी के जो है वो सिर्फ एक फिनोमिना नहीं है, क्योंकि बूथ पे जब आप इतना बड़ा एक्साइटमेंट देखते हैं, चीफ मिनिस्टर तो वो बन रहे हैं। देखिए, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है तो पहला न्योता गवर्नर की तरफ से विजय को ही जाना, लेकिन ये जो बची हुई सीटें हैं इसका क्या होगा। अब जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने उनके पिताजी का एक बयान सुना, ऐसे चंद्रशेखर की दरकार है उनको अभी के साथ, लेकिन अभी जो ऐसे चंद्रशेखर हैं उनके पिताजी वो कह रहे थे कि हम कांग्रेस से सपोर्ट लेने के लिए तैयार हैं। हालांकि मैं आप इस कैविएट के साथ कि विजय का बहुत ज्यादा अलाइनमेंट उनके पिताजी के साथ नहीं है। उन्होंने अपने पिताजी के खिलाफ केस भी किया था जब विजय के नाम पर उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाने की बात कही थी। लेकिन अब 4 सीटें और 9 और 4 13 हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा। तो लगता है कहीं ना कहीं एआईडीएम के एक नेचुरल अलाई है, उनके साथ उनको जाना पड़ेगा, लेकिन इसमें भी एक कैविएट होगा कि वो माइनस बीजेपी जाना पसंद करें। देखिए, कांग्रेस 4 सीटों पर आ गई है, एक तो इनफैक्ट जीत चुकी है, 3 सीटों पर लीड कर रही है, तो 4 कांग्रेस के पास हैं। पीएमके के वो 4 सीटों पर लीड कर रही है। पीएमके कौन से अलायंस में है? अभी एआईडीएमके के अलायंस में है, लेकिन हाँ वो बिल्कुल जा सकती है, छोटी पार्टियां जा सकती हैं। लेकिन उसमें एक रिस्क सौरभ हमेशा रहेगा कि अगर आप 118 को फोकस करेंगे तो वो आर्म ट्विस्टिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, फिर छोटी छोटी बातों पर आपको उनको करना पड़ेगा। ज्यादा रिजिड है इस बात पे कि एनडीए की सरकार ना बने वहां पे विजय के नेतृत्व में। एनडीए, देखिए विजय ने ये पहले दिन से ही जब उसने पार्टी लॉन्च की, इलेक्शंस के बाद जी बिल्कुल, ये बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि उसमें फिर कॉम्बिनेशंस जो है वो बहुत सारी बदल जाती है। लेकिन ये बहुत मुफीद मेरे को लगता है सिचुएशन बनेगी जहां एआईडीएम के भी बीजेपी से अलग हो जाए, क्योंकि उनके लिए भी ये फायदे का सौदा होगा कि वो बीजेपी से अलग हो जाए और टीवीके के साथ चले जाएं, तो एक बड़ी कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ। अगर दूसरे तरीके से हम समझना चाहता हूं मैं कि एक सेंटर की गवर्नमेंट के साथ एक फ्रेंडली होना किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। और क्या बीजेपी नहीं चाहेगी कि तमिलनाडु में इसी बहाने उनकी एंट्री हो जाए सरकार में? दोनों तरह से देखिए, बिल्कुल हिस्ट्री भी यही कहती है। अगर आप द्रविड़ दलों का भी इतिहास देखें तो वो कभी भी यही चाहते हैं कि उनकी पार्टी स्टेट में रहे, लेकिन सेंटर में जब वो जाएं तो किसी के साथ अलायंस में जाएं। हमने एआईडीएम के डीएम के दोनों ही पार्टियों को बीजेपी के साथ अलायंस करते हुए भी सेंटर में देखा है। तो ये एक सिचुएशन है, लेकिन एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस वो पहले दिन से ये कह रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता चुनाव से पहले भी एक बहुत सीरियस लेवल पर अप्रोच किया गया था टीवीके को कि वो बीजेपी अलायंस का हिस्सा हो जाए, एनडीए के साथ में आ जाएं, 80 सीटें, डीसीएम का पद, ये सारी चीजें भी चर्चा का विषय उस वक्त बनी थी। लेकिन बहुत क्लियर एक विजन था विजय का कि वो अकेले जाएंगे और डीएमके उनकी पॉलिटिकल एनिमी है और बीजेपी उनकी आइडियोलॉजिकल एनिमी है। तो ये देखना होगा कि अब कैसे चीजें बदलती हैं। अपने वोटर्स को नाराज नहीं करेंगे बीजेपी, मतलब एनडीए के साथ जाकर, जिसके खिलाफ वो लड़े। उनका कोर वोटर तो एंटी बीजेपी है, बेसिकली एंटी सेंटर का वोटर रहा है, तो वो उस वोटों को नाराज नहीं करेगा, उसको इतनी जरूरत भी नहीं है बीजेपी के साथ जाने की। एक चीज और ऐड कर दूं, क्योंकि बीजेपी के जो कैंडिडेट्स जो पिछली बार जीते थे, इस बार अभी पूरी टैली आई नहीं, लेकिन 35-35 हजार वोटों से पीछे चल रहे हैं। तो ये लग रहा है कि सेंटिमेंट जो है वो सारी एस्टेब्लिशमेंट्स के खिलाफ है वहां पर। तो विजय ये एक रिस्क लेंगे, ये देखना होगा, लेकिन माइनस बीजेपी एआईडीएम के लगता है उनके लिए बहुत मोस्ट सूटेबल।
ठीक रहेगी, चली भी जाएगी एआईडीएम के। हम लगातार लेकिन फिर चर्चा कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की, क्योंकि सबसे ज्यादा इंतजार अगर जनता को भी था और पॉलिटिकल पार्टीज को भी था, जिसमें मैं इंडिया अलायंस के भी तमाम घटक दलों की बात कर लूं, उन्हें इंटरेस्ट इस बात का था कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का किला ढहता है या नहीं देता है। दत्ता जी, वो किला तो ढा दिया, अब इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चार्म आप कहें, अमित शाह की रणनीति आप कहें, शुभेंदु अधिकारी का एग्रेशन कहें, वो कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनकी वजह से, या फैक्टर्स मैं कहूं, जिनकी वजह से बीजेपी की जीत यहां सुनिश्चित हो पाई? देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि मीनाक्षी जी, आपने इंडिया अलायंस के बारे में आपने बात किया है। मैं समझता हूं कि बंगाल के चुनाव के बाद इंडिया अलायंस का इंडी पिंडी रवालपिंडी हो गया है अब। और इस पे अब और कोई गुंजाइश नहीं है, ना ही इस पे सोचने की आवश्यकता है। ममता दीदी अक्सर कहती थी कि एरा तो बाहरी बोइरागतो आमरा भेतरेर आमरा बांगाली। ये जो चुनाव था ना बंगाल का, ये असली बोइरागतो जो कि रोहिंग्या लुंगी वाहिनी और भारतीय के बीच में था, सनातनी भारतीय के बीच में। आप कहोगे कि जय श्री राम बोलछिस तो चामड़ा छिड़े देवो, और उधर जाके हिजाब पहन के फिर आप कहोगे कि एरा तो हमार दूधेल गाय, एদের लात खेते राजी आची। तो ये जो बैकलैश हुआ है सर, ना, हिंदी दर्शकों के लिए कह हाँ, दो, ये हाँ, तो ये ये दुधारू गाय है, इनकी लात खाना भी कि मैं हमारे लिए तैयार हूँ। जय तैयार श्री है। राम बोल रहे हो तो तुम्हारे चामड़ा में निकाल दो, सामने आए, सामने आ। तो ये जो बैकलैश हुआ है ना सनातनी लोगों का, वही बहुत भारी पड़ा ममता दीदी के लिए। माँ दुर्गा की अभिशाप भी बहुत भारी पड़ा है, और भगवान राम का तो आशीर्वाद कभी था ही नहीं टीएमसी के ऊपर। तो नेचुरल है कि यही नतीजा होना था। इसके साथ साथ आरजीगर, फिर आपका धुलियान, फिर आपका मुर्शिदाबाद, मालदा, दुर्गापुर, साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज। आपने क्या किया? आरजीगर का घटना हुआ, फोन करके कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर को आप बोलते हैं रात के 1:30 बजे के आसपास, अरे ताड़ाताड़ी सब मिटिए दे, जितने सारे सबूत है सारे सबूतों को मिटा दो, और देखने जाते व्हाइट वॉश हो जाए, देख लो कि सारी चीजें व्हाइट वॉश हो जाए। और उसके बाद राजीव कुमार को आप सांसद में पहुंचाते हो, राज्यसभा कैंडिडेट बना के। फिर जब दुर्गापुर की जब बलात्कार हुई उस बेचारी कॉलेज स्टूडेंट की, आप बोलते हो कि के बोले छिलो एके 8टार परे बाहरे बेरोते। लड़कियों को किसने कहा है कि 8 बजे के बाद बाहर निकलने के लिए? पार्क स्ट्रीट की उस महिला की 2012 में जब बलात्कार हुई और उस बेचारी को पूरा रात भर उबेर गाड़ी में घुमाया गया बाय दी वायलेटर्स, अगला दिन आपके आके आप बोलते हो ये तो चरित्रहीन महिला, ये तो चरित्रहीन महिला है। तो जब आप माँ माटी मानुष की बात करके आप आते हो, माँ का तो आपने तिलांजलि कर दिया, मानुष तो कहीं है ही नहीं, और माटी को तो आपने सिंडिकेट को बेच दिया और टोलाबाजों को बेच दिया। दत्ता साहब, जितनी बातें आपने कही हैं सबका असर पड़ा होगा। अब वोट शेयर में आप देखिए 48% वोट टीएमसी के पास था, इस वक्त टीएमसी के पास लगभग 41% वोट है, मतलब 7% वोट कम हुआ है टीएमसी का। और बीजेपी 38% पे थी, बीजेपी 45% पे पहुंच गई, 7% वोट इंक्रीज हो गया, मतलब सीधा 7% टीएमसी से उठ के इधर आ गया बीजेपी के पास वोट, 1% और वोट बाकी दलों में डिवाइड हो गया है। तो ये बहुत बड़ा शफल बंगाल की जनता ने किया है, उसके बिना बिल्कुल सर के बल खड़ा कर दिया है 2021 के नतीजों को। बिल्कुल, ये तो बात बिल्कुल सही है कि पूरी तरह से रिजेक्ट किया गया ममता बनर्जी की और टीएमसी को। और ये भी बात साफ है कि जिस तरह से वोटिंग की गई है, तो ममता बनर्जी का कोर वोट भी जो होगा वो भी कहीं ना कहीं टूटा है, जिसके कारण इस तरह के अनप्रेसिडेंटेड या फिर बीजेपी के लिए बेहतरीन नतीजे आए। तो ये तो बिल्कुल साफ होगा। जैसे हुमायूं कबीर की बात करें, दोनों सीटों से अगर आगे चल रहे हैं तो इसका मतलब उसको भी रिजेक्ट नहीं किया गया, वहां पर ठीक ठाक मार्जिन से आ गए हैं वो, ठीक ठाक मार्जिन से आ गए। बिल्कुल। और इस बार शुभेंदु अधिकारी जो है, शुभेंदु अधिकारी 11,000 से या इस तरह के वोटों से वहां पर नंदीग्राम में आ गए हैं। तो अगर इस तरह के रिजल्ट है तो पूरी तरह से ये साफ है, जो पहले भी बात हो रही थी जब हमारे डिस्कशन होता था, कि जनता ने तय कर लिया था कि ममता बनर्जी को हटाना। नहीं, और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि मैं जब भांगड़ पे गया या फिर आपके साउथ मालदा पे गया, दक्षिण मालदा पे गया, वहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटी के काफ़ी सारे एरियाज पे मैं गया, तो वहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों ने कहा है कि हमें तो सिर्फ बेवकूफ़ बना के इस्तेमाल करती है।
वोट हमारी लेती है और जाके जगन्नाथ धाम बनाती है और महाकाल जी के मंदिर के बारे में घोषणा करती है और माँ दुर्गा के मंदिर के बारे में घोषणा करती है। इस बार ये दुधेल गाय वाला जो हिसाब किताब है ना कि मतलब बंधुआ मजदूर की तरह इस्तेमाल करो माइनॉरिटी वोट बैंक को, ये इस बार नहीं चले। ये तस्वीर आप देखें, गुलाल खेला जा रहा है, उल्लास मनाया जा रहा है और ये बीजेपी के कार्यकर्ता मना रहे हैं। वाकई में असंभव सा लग रहा था, अगर आप आज से 4 महीने पहले की बात करते तो इतनी बड़ी जीत बीजेपी को आएगी, ये असंभव दिख रहा था। लेकिन कोलकाता बीजेपी दफ्तर में आज ये उत्साह इसलिए है कि भय के ऊपर भरोसे की जीत वो मना रहे हैं। भय मुक्त वातावरण में अगर वो चुनाव संपन्न हो पाया तो वाकई में बीजेपी के लिए आज जश्न मनाने वाला दिन है। शाम को 6:30 बजे के करीब या 7 बजे के करीब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे दिल्ली में बीजेपी के मुख्यालय। हर बड़ी जीत के बाद वो कार्यकर्ताओं से बात करने के लिए बीजेपी मुख्यालय में आते हैं। आज शाम को भी उनका कार्यक्रम अब तय है, बताया जा रहा है 6:30 बजे के बाद वो दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचेंगे। ये तस्वीर कोलकाता में बीजेपी दफ्तर की है। जीत शानदार है, जबरदस्त है, जश्न भी वैसे ही मनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। भवानीपुर सीट की बात आपको बता दें, ममता बनर्जी बनाम शुभेंदु अधिकारी की इस लड़ाई में कौन आगे है, तो फिलहाल ममता बनर्जी लीड कर रही हैं 7,184 वोटों से आगे चल रही हैं ममता बनर्जी। ये 3 बजे तक का लेटेस्ट अपडेट है, मतलब अभी तक का ऐसा अपडेट भी है। है। डायमंड हार्बर जो है उसमें भी जो है वो टीएमसी जीत रही है। अगर आप कोलकाता पोर्ट की बात करें, वहाँ पे भी टीएमसी जीत रही है। तो ये कुछ कोर सीटें जरूर टीएमसी की हैं जहाँ पर वो जीतती आई है और अभी भी वो जो है। सर, एक मैसेज अभी अभी आया है और जो हमारे दर्शक हैं उन्होंने ये कहा है और कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति है इसीलिए मैं ये कोट भी कर रही हूँ कि आप लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उस पर डिस्कस क्यों नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि लोगों ने बांग्लादेश का हाल देखा है, समीर जी, वहाँ का कत्लेआम देखा है। मेरे ख्याल से ये बात तो शुरू में ही हम लोगों जी ने जी, हुआ तो ही था कि ये जो बांग्लादेश का कत्लेआम है, ये जो बांग्लादेश में अगर एक धर्म आप कहें वो मेजॉरिटी में आ जाएगा तो फिर हिंदुओं का हाल क्या होगा। वो डर यहाँ पश्चिम बंगाल में क्या हिंदुओं के अंदर था समीर जी कि अगर ऐसा हो गया तो फिर पश्चिम बंगाल में हिंदुओं का हाल क्या होगा, अगर जमात आ गई तो हिंदुओं का हाल क्या होगा। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और राष्ट्रीय सेवक संघ ने जमीनी स्तर पर यह बात पहुंचाने में सफलता प्राप्त की कि भाई इस बार अगर ममता बनर्जी को आपने वोट दिया तो बंगाल को बांग्लादेश बनने में समय नहीं लगेगा और हिंदू वहाँ कैसे रहेंगे ये आप खुद तय कर लीजिए। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो लगातार संपर्क रहा, प्रधानमंत्री मोदी की जो अपील रही, अमित शाह का जो संगठन रहा, संघ का जो जमीनी स्तर पर काम रहा, उसने वहाँ भद्र लोग को या बंगाली लोगों को समझा दिया कि भाई इस बार तो बीजेपी को लाना ही होगा अगर बंगाल को बचाना है। तो मुझे लग रहा है कि बंगाल की जनता ये समझ गई कि अब भाई टीएमसी से ज़्यादा जरूरी हमें बंगाल को बचाना है और बांग्लादेश नहीं बनने देना है। और उसी आधार पर मुझे लगता है वोटिंग हुई और ये पूरी तरीके से मुझे लगता है कि जो हिंदुत्व का जो वोटर ममता बनर्जी के साथ जुड़ा हुआ था, जैसा मुस्लिम वोटर ममता बनर्जी के लिए एक तरफा वोटिंग करता है, इस चुनाव में हिंदुत्व के लोगों ने, हिंदू वोटर ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटिंग किया और उसका परिणाम इस बार नजर आ रहा है। मुस्लिम जरूर ममता बनर्जी के साथ एकजुट रहा, लेकिन बड़ा हिस्सा हिंदू वोटर्स का ममता बनर्जी से टूटकर भारतीय जनता पार्टी के पास शिफ्ट हो गया है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी लगभग 200 सीटों तक चली गई है। इसको अभी निकालते हैं, इसको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा। परेशानी ममता के लिए ये होने वाली है। पिछली बार 30% हिंदू वोट था, इसका मतलब हो गया 10 ममता से बनर्जी के पास। 12% हिंदू वोट जो है शिफ्ट हो गया ममता बनर्जी। होना चाहिए 60% मुझे लगता है गया होगा, कम से कम 60% हिंदू वोट। ये क्लियर था। हम लोग पहले भी कैलकुलेशन जब कर रहे थे तो क्योंकि उसी आंकड़े पर है भाजपा 45% पर, दैट वो ट्रांसलेट होता है 65% हिंदू वोट के आसपास। तो मतलब 10% जो उनको बढ़ाना था, 10-12% वो बीजेपी ने कर लिया। वो 65% क्रॉस कर चुके हैं हिंदू वोट में, तो उतना ही वोट टीएमसी का कम हुआ होगा। तो मुझे लग रहा है 20% हिंदू वोट पर इस वक्त टीएमसी। लेकिन सर अब टीएमसी को सबसे बड़ी चुनौती आने वाली है अपने राज्यसभा सांसदों को कैसे बचाएगी। मुझे लगता है अगली टूट उनके सांसदों में होगी। भारतीय जनता पार्टी से यही नहीं रुकेगी। मुझे लगता है कि पार्टी के अंदर जो सांसदों का जो झगड़ा हमने देखा, सार्वजनिक रूप से लोकसभा सांसदों का देखा, राज्यसभा सांसदों के आपस में मनमुटाव, मुझे लग रहा है इस परिणाम के बाद पार्टी में टूट शुरू होगी। क्या होगा टीएमसी में आगे? नहीं, देखिए, एक तो ये कि टीएमसी, मैंने चुनाव के पहले कहा था, चुनाव के दौरान कहा कि चुनाव जीते या हारे टीएमसी अब समाप्त है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। उसकी बहुत ढेर सारी वजह हैं, इस पे हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह यही है कि ममता बनर्जी ने बंगाल के हिंदुओं को समझ लिया कि वो उनकी दया पर है। एक बयान याद कीजिए जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर मैं नहीं होती, मैं सत्ता में हूं इसलिए आप लोग चैन से रह रहे हो, मैं नहीं होती तो क्या होता आप लोग। ये इस तरह के जो थ्रेट थे, जो कुछ खुले में थे, कुछ ढके छिपे आ रहे,
भारतीय जनता पार्टी ने उस सब को जिसको भय का नारा था उसमें वो कन्वर्ट कर दिया। लेकिन इससे आगे की अगर बात करें तो जरा ये समझिए कि देश भर के हिंदू को, और चूंकि है क्या कि हम तो घूम फिर के कुंभ वाले शहर वाले हैं, तो कुंभ वाला हम जरूर जोड़ेंगे। अब हो सकता है कुछ लोग कहें कि ये अभी क्या, कब कुंभ हुआ था और कब ये चुनाव हो रहा है। जब बिहार में गया कुंभ के बाद, तो वहां एक घर में एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने मुझसे कहा कि हम लोग गाड़ी से गए, बड़ी मुश्किल हुई, जाम वाम हुआ, लेकिन अच्छे से नहा के लौटे, और लगता है कि ऐसे ही पूरा देश होना चाहिए। उनकी ये जो बात थी कि ऐसे ही पूरा देश होना चाहिए, ये बंगाल तक ट्रांसलेट किया है। बंगाल के लोगों को भी लगता है कि हमारी अपनी आस्था, हमारी अपनी संस्कृति, हमारा अपना हिंदू होना, और एक बात, जैसे हर हिंदू क्या कहता है कि भैया एक बार जीवन में गंगोत्री हो आए, यानी गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, चार धाम कर लें, गोमुख तक हुआ है। और दूसरा क्या कि सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर, एक बार गंगा सागर हुआ है। हिंदू के लिहाज से अगर सोचिए तो गोमुख से लेकर गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी, यानी गंगा का जो पूरा पार्ट है, जिसको हम बार बार कहते हैं कि उसके किनारे यज्ञ, उसके किनारे ज्ञान, उसके किनारे जितने तरह के हिंदू जो उससे जुड़ी हुई चीजें हैं वो सब शामिल होती हैं, वहां तक भारतीय जनता पार्टी पहुंची। बंगाल के हिंदू को एक बात ये थी कि जो आज बंगाल सोचता है दुनिया कल सोचती है, भारत कल सोचता है, उसको लगा कि अरे ये तो उल्टा हो गया, अब तो ये सब गड़बड़ हो रहा है, हमारी वो पहचान जिसके लिए हम जाने जाते थे वो तो खत्म हो जाएगा। और उसमें जो बांग्लादेश में जो हत्याएं हुई वो सब अपनी जगह है, लेकिन जिस तरह से वहां संगीतकारों के घर जला दिए गए, जिस तरह से वहां रविंद्र संगीत के गायकों को दौड़ाकर मार दिया गया, जिस तरह से शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा पर जो काम किया गया, वो सब पश्चिम बंगाल के लोगों को दिख रहा था। ममता बनर्जी उस वक्त क्या कर रही थी, मैं खड़ी हूं देखती हूं कौन क्या कर लेगा, एक घुसपैठिया को निकाल के दिखाओ, हम करते हैं। ये सब कुछ मिलकर एक पैकेज बना और उसका परिणाम यहां हम देख रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा अवसर है, लेकिन चुनौती भी बहुत बड़ी है सौरभ जी, बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि ये जो पावर शेयरिंग क्लास है ना, ये कांग्रेस से टीएमसी, कम्युनिस्ट और कम्युनिस्ट से टीएससी शिफ्ट होता है। भारतीय जनता पार्टी इससे कैसे निपटेगी? शुभेंदु अधिकारी अभी एक हिंदू सनातनी नेता के तौर पर दिख रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती वो भी मूल कैडर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं जैसे आप सम्राट चौधरी हैं तो हम लोग उस वक्त भी चर्चा कर रहे थे, इन सब को उस तरफ ले जाना। और क्या ये जो सरकार बनेगी, क्योंकि अब हम परिणाम की तरफ बढ़े तो इसकी चर्चा जरूर करनी चाहिए, क्या ये जो सरकार बनेगी वो बंगाल, जो सोनार बांग्ला की बात करें या जो उस बांग्लादेश की भूमि, पश्चिम बंगाल की भूमि की बात करते हैं, उसकी तरफ ये सरकार चल पाएगी क्या? कितने लोग उस विचार के होंगे? ये सब भी बात अब करनी चाहिए। अभी फिलहाल आज की तस्वीर की कुछ बात और कर लेते हैं। हमारे सहयोगी ओंकार सरकार इस वक्त कोलकाता में बीजेपी के दफ्तर में मौजूद हैं। ओंकार, मुझे समझ में आ रहा है कि वहां पे हमारी बात सुनना भी बड़ा मुश्किल हो रहा होगा, क्योंकि लगातार लाउड साउंड, म्यूजिक, नाच गाना सब चल रहा है। तो जरा एक बार वहां का माहौल ही दिखाएं, दर्शकों तक पहुंचाएं। देखिए, इस वक्त हम लोग हैं सॉल्ट लेक बीजेपी पार्टी दफ्तर के बाहर। यहाँ पर जैसे कि होली शुरू हो चुका है और भगवा रंग पे यहाँ पर पूरा ढक गया है। और जैसे कि देखिए, जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता है सभी गुलाल से रंगे हैं और सभी आज बीजेपी पार्टी दफ्तर के बाहर भगवा रंग से एकदम से यहाँ पर ढक चुका है। और जैसे कि देखा जा रहा है, यहाँ पर कार्यकर्ता में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जहां भी आप देखोगे भगवा रंग से यहाँ पर ढका हुआ है और सबको यहाँ पर नाच गाने से एकदम शुरू हो चुका। और ऐसे यहाँ पर जैसे देखा जा रहा है, सबको यहाँ पर बीजेपी के झंडे लहराते हुए और इसके साथ साथ यहाँ पर भगवा रंग से, सब गुलाल से सबको रंगा हुआ है। और यहाँ पर काफी सारे लोग हैं, उनसे बातचीत करने की थोड़ा सा कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहेंगे भाई, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर जैसे कि होली के रंग यहाँ पर भगवा हो गया है और बीजेपी पार्टी दफ्तर के बाहर हम लोग इस वक्त मौजूद है। और यहाँ पर जैसे कि देखा जा रहा है, बीजेपी कार्यकर्ता जितने भी है वो यहाँ पर जीत की जो सेलिब्रेशन है, जीत के जो जश्न है, वो जश्न को मना रहे हैं। और चारों ओर यहाँ पर भगवा रंग से रंग गया
बिल्कुल ओंकार, तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं और बीजेपी दफ्तर में आज तो जश्न का माहौल है। अब देखना है दिल्ली दफ्तर में भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो फिर वहां पे क्या तैयारियां थोड़ा होती ज्यादा हैं। खुल के जश्न मना रहे हैं, वहां इतना नहीं कर पाएंगे, लेकिन जोश इतना ही होगा। प्रधानमंत्री जी की वो बात याद रखिए, बिहार चुनाव के बाद उन्होंने कहा था कि बिहार की गंगा जो है बंगाल तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। अंग बंग कलिंग तो हो गया फिर। तीनों बीजेपी के पास आ गया तीनों उनके पास आ गए हैं। नहीं, उन्होंने शपथ ग्रहण की बात कही थी कि शपथ शपथ, ग्रहण और में मैं शपथ आऊंगा। ग्रहण में आऊंगा। और देखिए ऐसे ही उड़ीसा के शपथ ग्रहण में जब उन्होंने कहा था तो हर किसी को लग रहा था कि ये तो लगभग असंभव है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बंगाल के लिए भी इस तरह की बातें बहुत हो रही थी। और एक चीज जो मुझे लगता है कि भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती की चर्चा खूब जमकर ऐसे अवसरों पर होनी चाहिए। क्या सुंदर हमारा देश है, अलग अलग राज्य का अलग अलग चरित्र है, वहां के लोग तय करते हैं। कोई कहता है कि भाई रोटी पलटती रहनी चाहिए, कोई कहता है कि नहीं 10 साल देंगे 15 साल देंगे, कोई कहता है कि थोड़ा इत्मीनान से रहो, अच्छे से रहो। लेकिन सब डेमोक्रेसी का कितना है कि वो किसी को अवसर देता और उसके बाद अगर वो लगा कि ठीक नहीं है तो चाहे जितना बड़ा कैडर, कार्यकर्ता, सरकार, ताकत, वो सब एक झटके में खत्म हो जाता है। बिल्कुल। और ये दुनिया के और किसी देश में शायद इस तरह का लोकतंत्र नहीं होगा। हम लोग वेस्टर्न डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो अमेरिका में तो सिस्टम ही दूसरा है। वो भारत का जो लोकतंत्र है, ऐसा लोकतंत्र दुनिया में कोई नहीं है, और वो भी हर राज्य का अलग अलग। ये वार्निंग के वो तो तौर पे भी नतीजे ही लेना बता रहे चाहिए। हैं। देखिए, और बड़ी अच्छी बात यह है, हर राज्य में बड़ा स्पष्ट जनादेश दे दिया है जनता ने, बड़ा क्लियर है, कंफ्यूजन कहीं नहीं है। टीवी के भी पहुंची जाएगी 118 पर। लग रहा है जिस तरह से, कोई क्योंकि दिक्कत जो नहीं है। मार्जिन ऑफ जी सर। विक्ट्री है डीएमके और टीवीके के बीच में, वहां पर बहुत बहुत कम। आगे और तफसील से डिटेल में बात करेंगे तमिलनाडु की और विजय की। 5 राज्यों में वोटर्स का फैसला लगभग सामने आ चुका है। बंगाल, केरल, असम में कुर्सी पर कौन बैठेगा ये तय हो चुका है, लेकिन तमिलनाडु में हुआ है बड़ा उलटफेर। एक्टर विजय की पार्टी बन गई है सबसे बड़ी पार्टी। अब नजर इस बात पर रहेगी कि फेविकॉल के गठजोड़ की तरह कुर्सी पर कौन मजबूती से बैठेगा, पर उम्मीद करनी चाहिए कि जिस कुर्सी पर है सबकी नजर उसे मिले लंबी उम्र।